Hello dear bankers, I Purva welcome you all to this EduTabs platform. So if you are preparing for JIB November 2026, this series JIB Target 50 is for you. जहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से कवर किया जा रहा है कि आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप हो पाए। आज हम AFM के लेक्चर नंबर 32 पर हैं, तो अगर आप इस सीरीज के कंटेंट्स को अच्छे से वॉच करते हैं, रिविजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, you will surely be able to qualify your JIB this time and score at least 50 marks in the examination. आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ अबाउट कैलकुलेशन ऑफ YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस से। बॉन्ड्स के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, बॉन्ड्स क्या हैं और बॉन्ड से रिलेटेड जितने डिस्कशंस हैं वो हम आज ही करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब तक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन नहीं होगी आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाएगी। सो फॉर दैट एड्यूटैप के कोर्सेज के बारे में आप जानते हैं, एड्यूटैप ने अपना मास्टर कोर्स लॉन्च किया हुआ है और मास्टर कोर्स में एक साथ इतनी मनी इन्वेस्ट करते टाइम यू मे थिंक ऑफ कि क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो आपको करना क्या है, आपको 2 डे डेमो कोर्स अवेल कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप 2 डे डेमो कोर्स में चले जाएंगे। मास्टर कोर्स का ही डेमो कोर्स आपको मिल रहा है, यानी कि 2 दिन के लिए आपको मास्टर कोर्स का एक्सेस मिलेगा बाय जस्ट पेइंग ₹1। तो आप मास्टर कोर्स का इंसाइट ले सकते हो, कैसा कोर्स दिख रहा है, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, एंड देन यू कैन मेक योर फाइनल डिसीजन ऑफ बाइंग द कोर्स। मास्टर कोर्स और बाकी सारे कोर्स की डिटेल्स हम इस लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट इज बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या है? बॉन्ड समझने से पहले डेट की बात कर लेते हैं। देखिए, डेट का मतलब क्या है? उधार। सिंपल सी बात है, डेट का मतलब है उधार। आपने एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कोई पैसे देने हैं, सम ऑफ मनी जो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को देनी है वो डेट है ना। जैसे मान लो कि ए है और बी है, ए ने बी से पैसे लिए हुए हैं, तो ए के लिए बी के जो पैसे देने वाले हैं वो क्या है? वो उसके लिए उसका डेट है, उधार है। कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट होता है या इक्विटी होती है। यानी या तो पैसा जो कंपनी उठाती है पब्लिक से वो इक्विटी की फॉर्म में उठाती है, यानी कि कैपिटल की फॉर्म में उठाती है, और या फिर वो डेट की फॉर्म में उठाती है, यानी लोन उधार की फॉर्म में पैसा उठाती है। डेट कहाँ कहाँ से अराइज होगा? तो डेट आपका अराइज होगा बैंक बोरिंग से, बॉन्ड से, एफडी से। फिक्स्ड अमाउंट है, स्पेसिफिक अमाउंट है जो आपने बोरो किया है, कोई फ्यूचर वैल्यूएशन की जरूरत नहीं है सेटलमेंट के टाइम पे। अगर ए ने बी से डेट लिया था, ए ने बी से 10,000 रुपये लिए थे, तो जब सेटलमेंट की डेट आएगी तो उस दिन ए को बी को कितने पैसे देने पड़ेंगे? सिर्फ 10,000 ही देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पर वैल्यूएशन निकाली जाएगी और उस टाइम पर इसकी रीकैलकुलेशन की जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता इन द केस ऑफ डेट। ठीक है ना, लायबिलिटी पहले से अग्रीड है। इवन यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट 3% है तो 3% इंटरेस्ट भी अग्रीड है। 10,000 जो प्रिंसिपल अमाउंट था अलॉन्ग विद 3% इंटरेस्ट ए बी को वापस कर देगा। ठीक है जी। तो डेट जो है उसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, एक हमारे पास आएंगे बॉन्ड्स और एक आएंगे डिबेंचर्स। दोनों एक ही हैं, सिर्फ जब इंडियन कंपनीज बॉन्ड्स इशू करती हैं, प्राइवेट कंपनीज जो इंडिया की प्राइवेट कंपनीज हैं, जब वो बॉन्ड्स इशू करती हैं तो उन्हीं बॉन्ड्स को हमने नाम दे दिया है एक नया डिबेंचर्स, अदरवाइज ये दोनों सेम ही है। ठीक है ना। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक लोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक इन्वेस्टर ने एक बोरोअर को लोन दिया है, यानी कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को जब लोन दिया है तो उस लोन के अमाउंट को क्या बोल दिया गया? बॉन्ड बोल दिया गया। यूजुअली बॉन्ड कौन इशू करता है? यूजुअली बॉन्ड्स को कॉरपोरेट्स या फिर गवर्नमेंट इशू करती है। प्राइवेट कंपनी जब बॉन्ड इशू करती है तो उसे डिबेंचर बोलते हैं। सिचुएशन क्या है? देखो, इन्वेस्टर है जिसको पैसों की जिसके पास पैसे अवेलेबल है, और गवर्नमेंट या किसी भी कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, तो वो क्या बन जाएगी? बॉन्ड इश्यूर बन जाएगी। इन्वेस्टर के पास जो भी पैसा है वो या तो कैपिटल की फॉर्म में देगा, अगर कैपिटल की फॉर्म में देगा तो वो क्या हो जाएगी उसके लिए? वो हो जाएगी फिर इक्विटी। ठीक है ना। लेकिन अगर पैसा लोन की फॉर्म में दिया जा रहा है, यानी क्या दिए जा रहे हैं? यानी कि बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं। अब इन्वेस्टर ने कंपनी को लेट्स से 1 लाख रुपए दिए, तो
कंपनी या गवर्नमेंट क्या करेगी, 1 लाख के बॉन्ड्स इशू कर कर देगी इन्वेस्टर को, ठीक है। और ये जो 1 लाख के बॉन्ड्स हैं किसी ना किसी इंटरेस्ट रेट पर सेटल हुए होंगे, लेट्स से 5%। तो उस 5% को हम लोग क्या बोल देते हैं, कूपन पेमेंट। यानी कि मान लो ये बॉन्ड 10 साल के लिए इशू हुए हैं तो जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टर को हर साल 5% पीरियोडिक पेमेंट करेगी ऑफ इंटरेस्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इस गवर्नमेंट को, इस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। दिस इज अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, दे हैव टू बेयर इट, ठीक है ना। ये 5% पीरियोडिक कूपन पेमेंट कर कर चलेंगे और 10 साल जब खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, 10 साल के एंड होने पर ये 1 लाख रुपए वापस कर दिए जाएंगे टू द इन्वेस्टर। दिस इज हाउ द बॉन्ड्स वर्क। तो बॉन्ड क्या है, एक लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। बायर कुछ मनी बॉन्ड इशुअर को देता है और बॉन्ड होल्डर के पास कुछ गारंटीड पेमेंट्स के राइट होते हैं और बोरोड अमाउंट के राइट होते हैं। मतलब कि जो भी कूपन पेमेंट है उसका राइट है उन्हें कि वो उन्हें मिलेगी ही मिलेगी और उनका पैसा भी उन्हें वापस जरूर मिलेगा एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड के फीचर्स की बात करें तो बॉन्ड होल्डर्स के पास कोई ओनरशिप राइट नहीं होता। जैसे कि हमारे पास जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं उनके पास कंपनी में ओनरशिप राइट होता है क्योंकि ये इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी की कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स आपके एक तरीके से लोन होल्डर्स हैं। तो लोन होल्डर्स के पास कोई भी राइट ओनरशिप का जो है वो कंपनी के अंदर नहीं आता। इंडिया के अंदर अगर प्राइवेट कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो उसे डिबेंचर बोलते हैं। बॉन्ड जो है उनके अंदर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट होता है क्योंकि लोन है तो डिफॉल्ट के चांसेस हो सकते हैं। अगर इशुअर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं पे कर पाता, इफ दे फेल टू पे द अमाउंट, तो लीगल एक्शन उनके अगेंस्ट लिया जा सकता है। इंटरेस्ट पेमेंट टैक्स डिडक्टेबल है। टैक्स शील्ड मिलेगी किसको, मिलेगी जिसने बॉन्ड को इशू किया, यानी जिस कंपनी ने बॉन्ड को इशू किया है वो जो इंटरेस्ट पे करेगी टू द बॉन्ड्स वो उसके प्रॉफिट्स में से कम हो जाएगा इंटरेस्ट, और जो बाद में इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेंगे इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है। तो एक टैक्स शील्ड मिल जाती है, यानी आपकी टैक्स लायबिलिटी एक स्पेसिफिक अमाउंट से रिड्यूस हो जाती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, यहाँ अगर शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर है तो ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, इन्हें बॉन्ड्स नहीं कहेंगे। और बॉन्ड्स हाईली लिक्विड होते हैं, दे आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बॉन्ड से रिलेटेड, फेस वैल्यू और पार वैल्यू। हम अपने एग्जाम्पल पर चलते हैं जो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा कि एक बॉन्ड इशूइंग कंपनी को 1 लाख रुपीज दिए एक पर्सन ने। लेट्स से इनका नाम कर देते हैं करण, ठीक है ना। करण ने 1 लाख रुपीज दिए हैं फॉर 10 years एट 5% इंटरेस्ट, ठीक है ना। और ऑफ ₹100 ईच कर दो। 100 रुपीज का एक बॉन्ड है, यानी अगर मैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ से निकालूं तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स मेरे पास कितने आ गए, 1000 आ गए। क्लियर है आपको ये सिनेरियो। अब फेस वैल्यू का मतलब क्या है, फेस वैल्यू का मतलब है ये जो 100 रुपीज है, दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, ठीक है ना। जितने रुपए का एक बॉन्ड है वो उसकी क्या रहेगी, वो उसकी फेस वैल्यू रहेगी। देन कूपन रेट, कूपन रेट का मतलब जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके ऊपर पे करना है, यानी हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 5% हमारे लिए क्या है, कूपन रेट है। मेच्योरिटी, मेच्योरिटी का मतलब कि कितने पीरियड के बाद आपके पैसे बॉन्ड होल्डर को वापस आपको करने पड़ेंगे। तो आपको जो बॉन्ड होल्डर को पैसे वापस करने पड़ेंगे वो 10 years के बाद करने पड़ेंगे। तो आपकी मेच्योरिटी क्या हो जाएगी, आपकी मेच्योरिटी 10 years हो जाएगी। एंड रिडम्पशन वैल्यू का मतलब कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो यूजुअली पार वैल्यू ही रिडम्पशन वैल्यू होती है। तो 1 लाख रुपीज जो है वो वापस करने पड़ेंगे। सो दिस एग्जाम्पल हेल्प अस अ लॉट कि 1 लाख रुपए अगर करण ने किसी गवर्नमेंट को दिए हैं, ठीक है, फॉर 10 years 5% इंटरेस्ट के ऊपर, 100 रुपीज का एक बॉन्ड था, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आ गए, 1000 आ गए। इसकी फेस वैल्यू मतलब 100 रुपीज, कूपन रेट 5% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मेच्योरिटी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं यानी 10 years, और रिडम्पशन वैल्यू यूजुअली फेस वैल्यू ही हमारी रिडम्पशन वैल्यू होती है। तो हमारे पास 1 लाख रुपीज यहाँ पर रिडम्पशन वैल्यू आ जाएगी।
नेक्स्ट इज द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब है जितने प्राइस पर ये बॉन्ड आज मार्केट के अंदर बिक रहा है या बिक सकता है। पार वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है जो है आपकी मार्केट वैल्यू, क्योंकि ये आपकी मार्केट फोर्सेस के हिसाब से डिसाइड होता है। देन देयर कम्स अ डे काउंट कन्वेंशन। डे काउंट कन्वेंशन का मतलब है इंटरेस्ट पेमेंट को कैलकुलेट करने के लिए कुछ डे काउंट मेथड्स को हम यूज करते हैं। फर्स्ट इज एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्चुअल। ठीक है ना। इस एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्चुअल का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्चुअल नंबर ऑफ डेज जिसके लिए बॉन्ड आपने होल्ड किया था। ठीक है ना। एक्चुअल नंबर ऑफ डेज जिसके लिए आपने बॉन्ड को होल्ड किया था। और डिवाइडेड बाय एक्चुअल मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर जो है वो मेरे पास क्या होंगे, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। मतलब एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ डेज हैं ईयर के अंदर, वो मेरे पास क्या रहेगा, वो मेरे पास रहेगा आपका एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्चुअल का फॉर्मूला। देन कम्स एक्चुअल डिवाइडेड बाय 365। एक्चुअल डिवाइडेड बाय 365 का मतलब क्या है? एक्चुअल नंबर ऑफ डेज जितने टाइम के लिए आपने बॉन्ड को होल्ड किया, डिवाइडेड बाय आप 365 लोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। आप एज्यूम कर चलोगे कि इस साल 365 डेज ही हैं। ठीक है ना। चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, आप 365 लेकर ही चलोगे। देन द थर्ड इज एक्चुअल डिवाइडेड बाय 360, जहां पर हम ये एज्यूम कर चलते हैं कि एक ईयर में 360 दिन है। ठीक है ना। तो आप डिनोमिनेटर में 360 लोगे और न्यूमरेटर में तो यही आएगा एक्चुअल नंबर ऑफ डेज जिसके लिए आपने बॉन्ड को होल्ड किया था। एंड द फोर्थ वन इज 30 डिवाइड बाय 360, यानी कि आप ये एज्यूम कर चल रहे हो कि एक महीने में सिर्फ और सिर्फ 30 दिन ही हैं, तो 30 दिन के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर चलोगे। ठीक है ना। 31 को छोड़ दोगे, हर मंथ में आप 30 डेज को एज्यूम कर चलोगे। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स की बात करते हैं। अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स हमारे पास हैं जो कि आप कैटेगराइज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, क्रेडिट की क्वालिटी कैसी है, इशुअर कौन है उसका, या उसका मैच्योरिटी पीरियड कैसा है। तो सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास आती है फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स। फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होंगे जिनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, या कूपन पेमेंट जिसको हम बोलते हैं, कूपन इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, दैट इज फिक्स्ड, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। देन कम्स फ्लोटिंग रेट ऑफ बॉन्ड, जो कि किसी ना किसी रेफरेंस रेट के साथ लिंक्ड किए गए हैं। जैसे ही उस रेफरेंस रेट में चेंज होगा, इन बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट में भी चेंज होगा अकॉर्डिंगली। द थर्ड वन कम्स टू बी द जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड ऐसे बॉन्ड्स होंगे जिनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो होगा। अब आप कहोगे कि अगर 0% इंटरेस्ट है तो ऐसे बॉन्ड्स का क्या फायदा है? ऐसे बॉन्ड्स में क्या होता है, यूजुअली ये जो बॉन्ड्स हैं ये डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। इन बॉन्ड्स को हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं। लेट्स से ये बॉन्ड, एक बॉन्ड 100 रुपीज का है। ठीक है ना। तो इन्हें इशू किया गया 85 पर, और जब इन्हें रिडीम किया जाएगा तो रिडीम इन्हें फेस वैल्यू यानी 100 पर किया जाएगा। तो जो ये 15 रुपीज का डिफरेंस है, दिस इज द इनकम फॉर द पर्सन जिसने बॉन्ड के लिए पैसे दिए। ठीक है। नेक्स्ट आर द हाई यील्ड बॉन्ड्स, जिनको जंक बॉन्ड्स भी बोला जाता है। हाई यील्ड बॉन्ड्स कैसे बॉन्ड्स होते हैं? जो कि ऐसी कंपनीज इशू करती हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग काफ़ी कम होती है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये ऑफर करते हैं टू अट्रैक्ट पीपल टूवर्ड्स देम, अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये लोग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। बट दीज आर जंक बॉन्ड्स बिकॉज इनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है, तो देयर आर हाई चांसेस कि ये लोग जो है आपके साथ धोखा कर सकते हैं, आपका पेमेंट मर सकती है, यानी आपके पैसे आपको हो सकता है वापस ना मिले। देन कम्स कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ऐसे बॉन्ड्स जिनके पास ऑप्शन है कि वो अपने आप को इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हैं इफ दे वांट। देन कम्स इन्फ्लेशन इंडेक्स फंड्स, जैसे फ्लोटिंग आपके फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले थे, आपने उसको किसी ना किसी रेफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लिंक किया था। उसी तरीके से जो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड फंड्स हैं, यहाँ पर जो प्रिंसिपल या फिर इवन जो इंटरेस्ट की पेमेंट का अमाउंट है उसको हम इन्फ्लेशन के साथ लिंक कर देते हैं। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो जितने भी परसेंट से इन्फ्लेशन बढ़ेगी उतना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट में भी इंक्रीज होगा। अगर इन्फ्लेशन कम हुई तो वहाँ पर
डिक्रीज होगा. इट हेल्प्स टू एडजस्ट द परचेजिंग पावर ऑफ मनी. ठीक है ना. नेक्स्ट आर द अदर इंडेक्स फंड, जिनको आप इक्विटी वगैरह के साथ इंडेक्स कर देते हो, यानी कि आप उनको लिंक कर देते हो. ठीक है ना. आपने किसी इक्विटी इंडेक्स के साथ या किसी बिजनेस इंडिकेटर के साथ आपने इनको लिंक कर दिया, और लिंक करने से क्या होगा, उनके चेंजेस के हिसाब से इनमें भी चेंजेस आते जाएंगे. देन कम्स एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज. एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज क्या होती है? ऐसी सिक्योरिटीज जिनको आप किसी ना किसी एसेट के कैश फ्लो के साथ लिंक कर देते हो. ठीक है ना. एसेट के कैश फ्लो के साथ लिंक करने का मतलब क्या है? मान लो आपने होम लोन को मोर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज के साथ लिंक कर दिया. अगर आपने होम लोन को मोर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी के साथ लिंक किया तो उस एसेट की जो भी कैश फ्लोज होंगे उसके बेसिस पर होम लोन जो है वो एडजस्ट आपका हो जाएगा. देन कम सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स. ऐसे बॉन्ड्स जिनको लो प्रायोरिटी मिलेगी. देखो प्रायोरिटी ऑर्डर कैसा रहता है लिक्विडेशन की अगर मैं बात करूं. लिक्विडेशन मतलब जब बिजनेस शट डाउन हो रहा है तो पेमेंट का ऑर्डर क्या रहता है? पहले पेमेंट आउटसाइडर्स को होती है. अब आउटसाइडर्स में सबसे पहले पेमेंट ही बॉन्ड होल्डर्स को होती है, या फिर आप कह सकते हो लोन होल्डर्स को होती है. ठीक है. अब इसमें बॉन्ड होल्डर्स तो बहुत सारे होंगे, तो उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया. सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स होंगे जिनको बॉन्ड होल्डर्स की कैटेगरी में सबसे नीचे रखा जाएगा. ठीक है ना. तो इनको बॉन्ड होल्डर्स में सबसे आखिर में पेमेंट होगी. उसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें से प्रेफरेंस को पेमेंट होगी. उसके बाद जो पैसा अगर बचेगा तो फिर इक्विटी को पे होगा. ठीक है ना. देन कम्स कवर्ड बॉन्ड्स, जिनको आप किसी ना किसी पब्लिक एसेट के साथ बैकअप कर देते हो. परपीचुअल बॉन्ड्स जिनकी मेच्योरिटी वैल्यू नहीं है. दे आर ये जो बॉन्ड्स हैं ये अमर है, ऐसा कह सकते हो आप इनको. बेयरर बॉन्ड्स ऐसे जिनके ऊपर नाम नहीं लिखा होगा किसी भी होल्डर का, जिसके पास वो बॉन्ड है वो उसका होल्डर बन जाएगा. जैसे पहले किसान पत्र ऐसा करके कुछ आते होते थे, गवर्नमेंट के इशूड बॉन्ड्स थे, तो उनके ऊपर नेम नहीं होता था. जिस पर्सन के पास वो बॉन्ड्स हैं, वो जो भी पर्सन उसको होल्ड कर रहा है, वो जब उन्हें डिपॉजिट करवाएगा इन सम पोस्ट ऑफिस और समथिंग, तो उसको उसके अगेंस्ट पैसे मिल जाते थे. तो इसलिए वो जो वो किसान पत्र और वट एवर देवर कॉल्ड, वो जो भी होते थे, तो उन्हें लोग लॉकर में संभाल कर रखते थे कि उन्हें कोई एक्सेस ना कर ले. है ना. और देन कम्स द ट्रेजरी बॉन्ड, जो कि नेशनल गवर्नमेंट इशू करती है, और यूजुअली इनमें डिफॉल्ट का रिस्क नहीं रहता है, चांसेस कम रहते हैं. देन कम्स ऑप्शनैलिटी इन बॉन्ड्स. बॉन्ड्स में ऑप्शन आपके पास आता है कि जैसे एक कंपनी है जो बॉन्ड इशुअर है, और एक पर्सन है जो बॉन्ड होल्डर है ना. पर्सन ने 500 करोड़ रुपए इस कंपनी को दिए हैं फॉर द 5 ईयर बॉन्ड्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, सेमी एनुअल, यानी कि साल में 2 बार 9% पे कर कर चलेगी एबीसी लिमिटेड. ऑप्शनैलिटी का मतलब क्या है? दोनों के पास एक एक ऑप्शन है. ऑप्शन कैसा है? एक बॉन्ड्स होते हैं कॉलेबल बॉन्ड्स. कॉलेबल बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? जब बॉन्ड इशुअर यानी कि एबीसी लिमिटेड के पास राइट है कि वो बॉन्ड का पैसा बिफोर द टाइम एंड्स वापस कर सकती है. 5 साल के लिए बॉन्ड्स इशू किए, उसका मन करा वो 4 साल, 4.5 साल, 3 साल बाद बॉन्ड होल्डर का पैसा जो है वो वापस कर देगी. इशुअर जो है वो चाहे पेमेंट पार पर करे, चाहे प्रीमियम पर करे, चाहे मतलब 500 करोड़ के बदले 500 करोड़ ही दे दे, या फिर 500 करोड़ के बदले 504 करोड़ दे दे, वो ईश्वर की हिसाब से, ईश्वर की मर्जी के हिसाब से होगा. ईश्वर नहीं, ईश्वर, बॉन्ड ईश्वर. ठीक है. फिर आ गया पुटेबल बॉन्ड्स. पुटेबल बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होंगे जहां पर होल्डर के पास राइट होगा कि वो ईश्वर को फोर्स कर सकता है, बॉन्ड के ईश्वर को फोर्स कर सकता है कि मैच्योरिटी से पहले मेरा पैसा वापस दे दो. इनको रिट्रैक्टेबल बॉन्ड या पुटेबल बॉन्ड्स भी कहा जाता है. नेक्स्ट कम्स टू बी द रीपेमेंट ऑफ डेट. अभी तक हमने पढ़ा कि बॉन्ड्स क्या हैं, उनके टाइप्स वगैरह के बारे में हमने डिस्कस किया. अब हम बात करने वाले हैं बॉन्ड्स को रीपे कैसे किया जाएगा. बॉन्ड्स को रीपे करने के लिए 3 मेथड्स बहुत ही कॉमन है. सबसे पहला मेथड है इक्वल मंथली और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट. प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है उसके साथ आप पेमेंट कर कर चलते हो. ठीक है. देन कम्स इक्वेटेड मंथली और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को मिक्स करके इंस्टॉलमेंट बनाई जाती है.
सॉरी। तो ये जो इक्वल मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पर क्या है कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका हर साल सेम रहेगा या हर पीरियड में सेम रहेगा, इंटरेस्ट अमाउंट चेंज होता रहेगा, डिक्रीज होता रहता है यूजुअली। और इक्वेटेड मंथली क्वार्टरली में ये दोनों मिलाकर जो अमाउंट आएगा वो सेम रहेगा। एंड देन कम्स द बुलेट बलून रिपेमेंट, जहाँ पर सारा का सारा जो लोन अमाउंट है वो एक साथ रीपे कर दिया जाता है अलॉन्ग विद द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। तो इक्वल मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स को एक बार समझ के देख लेते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल कि आपके फ्रेंड ने मान लो आपसे 1000 रुपीज़ बोरो किए और वो आपको मंथली बेसिस पर रीपे करना चाहता है। वो कह रहा है मैं एक साथ नहीं दे सकता, महीना महीना करके मुझसे पैसे ले लो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि आप हर साल हर महीने आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होता जाएगा। एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, यानी कि अगर मैं मंथ ऑन मंथ निकालूं तो 0.667% पर मंथ जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। अब हमने क्या किया हमने 1000 को 12 से डिवाइड कर दिया। 1000 को 12 से डिवाइड किया तो कुछ 83.33 आया, यानी हर महीने प्रिंसिपल कितना रीपे होगा, 83.33 होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं ना इक्वल मंथली एंड क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट इक्वल है। तो हर बार 83.33 देख रहे हो आप पेमेंट हो रही है। और इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर कैलकुलेट होगा। 1000 था, 1000 में से 83.33 पे कर दिया अभी फर्स्ट उसमें, तो आप 1000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, यानी ये जो कैलकुलेशन हुई है ये हुई है 0.667% ऑफ 1000। ठीक है ना। तो आपने 1000 में से 83 रुपीज़ 83.33 प्रिंसिपल पे कर दिया और आपने इंटरेस्ट पे कर दिया 6.67 इस 1000 के अमाउंट के ऊपर। ठीक है ना। तो टोटल पेमेंट कितनी हुई, टोटल पेमेंट ऐसे निकलेगी ना, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो टोटल पेमेंट आ जाएगी। फिर आपके पास अब 1000 में से आपने 83.33 माइनस कर देना। 1000 में से 83.33 माइनस कर दिया तो मेरे पास बचा 916.67। 916.67 में से अगेन आपने 83.33 प्रिंसिपल दे देना है और इसी के ऊपर आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे। फिर 83 पर इंटरेस्ट होगा, फिर 750 पर होगा, फिर 666 पर होगा, फिर 583 पर होगा। तो यहाँ देखा जा रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट हर बार सेम है, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो टाइम टू टाइम कम होता जा रहा है क्योंकि बैलेंस कम होता जा रहा है और टोटल पेमेंट भी आपकी विद टाइम क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। क्लियर है। नेक्स्ट मेथड कम्स टू बी इक्वेटेड मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। यहाँ पर हम लोग EMI जो कैलकुलेट करेंगे, पहले हमें EMI कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर n एंड 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर n माइनस 1। ठीक है ना। आपके फ्रेंड ने आपसे 1 लाख रुपए बोरो किए और आपको रीपे करना चाहता है मंथली बेसिस पर, क्योंकि वो पूरा अमाउंट एक साथ नहीं दे सकता। एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, यानी कि ये मेरा पर मंथ कितना आ जाएगा, ये मेरा पर मंथ आ जाएगा सिर्फ 1%, है ना। तो आप ये देखो कि अब हमने क्या करना है, पहले हमें EMI कैलकुलेट करनी है। प्रिंसिपल आ जाएगा 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 12%। ठीक है ना, या पर इंस्टॉलमेंट पीरियड अगर ले रहे हैं तो यहाँ 1% आ जाएगा, फिर 1 प्लस 1% पावर n, यानी कि 12 आपकी इंस्टॉलमेंट है, 1 प्लस 1% पावर n 12 माइनस 1। तो इस सब को जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास EMI कैलकुलेट कर आई 8885 रुपीज़। अब ये जो 8885 रुपीज़ की EMI आई है, इसी के अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूड है और इसी के अंदर प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड है, यानी हर महीने आपको पे कितना करना है, आपको सिर्फ इतना ही अमाउंट हर महीने पे कर चलना है। इसी में से कुछ अमाउंट प्रिंसिपल का है, कुछ अमाउंट इंटरेस्ट का है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का अमाउंट कैसे निकलेगा, 1 लाख का लोन था, 1% के हिसाब से 1000 रुपये हो गए, 1000 रुपये इंटरेस्ट पे कर दिया गया, बाकी का क्या पेमेंट हो गई, बाकी की पेमेंट EMI पर चली गई। फिर 921,115 हो गया, फिर इसके ऊपर आपने 1% कैलकुलेट किया, 921 हो गया, EMI आपकी 7964 चली गई, बाकी का आपका 84,151 बच गया। तो यहाँ पर क्या होगा, शुरू शुरू में आपको इंटरेस्ट लायबिलिटी ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि आउटस्टैंडिंग अमाउंट ज़्यादा है, प्रिंसिपल की पेमेंट हो रही है लेकिन प्रिंसिपल का अमाउंट कम डिडक्ट हो रहा है ना। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप
क्लोज आते जाओगे टू द कंप्लीशन ऑफ द लोन टर्म, तो आपका इंटरेस्ट का पार्ट कम होता जाएगा ईएमआई में और प्रिंसिपल का पार्ट बढ़ता जाएगा। ओवरऑल आपकी ईएमआई सेम रहेगी। देन कम्स बुलेट बैलून रीपेमेंट, जहाँ पे सारा अमाउंट एक साथ पे कर देते हैं, वो आपकी बुलेट बैलून रीपेमेंट है। यूजुअली ऐसी पेमेंट्स करने के लिए एक सिंकिंग फंड को क्रिएट किया जाता है सो दैट फंड्स जो हैं वो पेमेंट रीपेमेंट के लिए रेडिली अवेलेबल हों, एकदम से बिजनेस, एकदम से कंपनी के ऊपर बर्डन इसका ना आए। देन कम्स द वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो, बॉन्ड की वैल्यू निकालने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि एक बॉन्ड को लेकर बहुत सारी फ्यूचर पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। फ्यूचर पेमेंट्स इंटरेस्ट की भी होंगी, फ्यूचर पेमेंट्स एंड में प्रिंसिपल अमाउंट की भी होंगी, है ना। तो आपको उन फ्यूचर पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एंड प्रेजेंट वैल्यू निकालने की बात हमने लास्ट लेक्चर एनोटीज में भी की थी, है ना। हमने बात की थी कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है, तो हमने बात की थी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जिस भी आपको वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है उसको आपको क्या करना है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर n से डिवाइड कर देना। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स, क्योंकि जब बॉन्ड्स इशू होंगे तो हमारे पास दो पेमेंट्स होंगी, एक तो पीरियोडिकली कूपन पेमेंट्स होंगी, ठीक है ना, और एक हमारे को हमारी फेस वैल्यू जो है वो वापस करनी है एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो इंटरेस्ट 1 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ही हो गया, पावर टी यानी टाइम पीरियड, एंड एफ मीन्स जो आपकी फेस वैल्यू है, रिडम्पशन वैल्यू है, डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट, पावर एन आपके पास आ जाएगी। और हम बॉन्ड की वैल्यू को निकालने के लिए वी ओ के नाम से इसको मेंशन कर कर चलते हैं, V0 भी आप इसको कह सकते हो। बॉन्ड्स की वैल्यू जैसे अभी मैं आपको पहले भी बता रही थी कि मेरे को मान लो 3 साल के लिए बॉन्ड्स इशू करे तो 3 साल की इंटरेस्ट पेमेंट निकालनी पड़ेगी। 3 साल के इंटरेस्ट का प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। ऐसे हो जाएगा, ये पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पावर 3 हो जाएगी, और 3 इयर्स के बाद जब फेस वैल्यू रिडीम होगी तो वहां पर भी आपके पास कुछ ऐसे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर कर चलेंगे। मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम भी एनोटीज करते हुए कि ये प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला जो है बार बार काम आएगा, तो ये भी आप कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आप प्रेजेंट वैल्यूज ही कैलकुलेट कर कर चल रहे हो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनोटी कुछ इसी तरीके से निकलती है, ये हमारा फॉर्मूला रहता है, और ये मेरा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स। सेमी एनुअल इंटरेस्ट अगर बॉन्ड्स के ऊपर होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा? बॉन्ड्स के ऊपर अगर सेमी एनुअल इंटरेस्ट होगा तो आप इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर दो, और आप जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको भी आप 2 से डिवाइड कर दो, बाकी आपकी वैल्यूज जो हैं वो सेम रहेंगी। टाइम पीरियड आपका डबल हो जाएगा क्योंकि आपकी इंस्टॉलमेंट्स ही डबल हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अ बॉन्ड हुज पार वैल्यू इज 1000 बियर्स अ कूपन रेट ऑफ 12% पेबल सेमी एनुअली and has a maturity period of 3 years. The required rate of return on the bond is 10%. And what is the value of the bond? अब हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो 12% है ये सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट है, ठीक है ना, एनुअल इंटरेस्ट रेट नहीं है क्योंकि यहाँ पर एनम साथ में नहीं लिखा हुआ। अगर ये 12% सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट है ऑलरेडी, और आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड्स जो है 10% दिया हुआ है, आपको बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए कैलकुलेशन कैसे होगी। हम लोग पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो इंटरेस्ट मेरा 6 मंथ्स के बाद कितना पे हो रहा है, मुझे पहले ये निकालना है। मैंने आपको ये बोला कि हम ये ले रहे हैं कि 12% 6 मंथ्स का ही रेट है, तो 12% इंटू 1000 मेरे पास कितना आ जाएगा, 120 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद जो मेरा KD है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, वो 10% है, तो मुझे उसको 2 से डिवाइड कर कर चलना है ना। तो मैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ बॉन्ड जब निकालूंगी तो अगर सेमी एनुअल है तो कितनी बार पेमेंट होगी, इसकी पेमेंट होगी हाफ ईयरली, फिर आपकी ईयरली, फिर 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद एंड 3 साल बाद, तो 6 इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे होगी, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 1 प्लस KD डिवाइड बाय 2 पावर T, कुछ ऐसा ही हो जाएगा। और ये आपको कितनी बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आपको 6 बार ऐसे कैलकुलेट करने के बाद फेस वैल्यू को लेना है 1 प्लस KD डिवाइड बाय 2 पावर N, है ना। तो हम ये ले लेंगे, पावर कितनी हो गई है, 6 हो गई हैं।
6 पीरियड्स हो गए हैं, तो यानी हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 1 पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा 5, है ना, तो 0.05 पावर 1, 120 डिवाइड बाय 1.05 पावर 2, फिर से 120 डिवाइड बाय 1.05 पावर 3, 120 1.05 पावर 4, 1.05 power 5 and 120 divided by 1.05 power 6 प्लस जो मेरी फेस वैल्यू है जो मुझे वापस करनी है दैट इज 1000 डिवाइड बाय 1 पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड, 1.05 पावर 6, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर को ओपन करते हैं, क्या कैलकुलेशन आपकी आती है। 120 डिवाइड बाय 1.05, तो ये मेरे पास हो जाएगा 114.28। फिर से मैंने इसको 1.05 से डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा 108.84। फिर से 1.05 के साथ डिवाइड किया तो ये 103.66 आ गया। फिर से 1.05 के साथ किया तो ये आ गया 98.72। अगेन 1.05, सो ये हो गया मेरे पास 94.02 एंड अगेन 1.05, तो ये हो गया 89.54। और लास्ट में आपको इस 1000 को भी 1.05 से करना है, लेकिन यहाँ पर आपको 1.05 जो है उसकी पावर कितनी चाहिए, 6, यानी 6 टाइम्स आपको इससे डिवाइड करना है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 746.21। और लास्ट में आप इन सबको सम कर दोगे, है ना। तो इन सब का सम अगर किया जाए 746.21 प्लस 89.54 प्लस 94.02 प्लस 98.72 प्लस 103.66, 108.84 एंड 114.28, तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकल कर आ रही है 1355.27, ठीक है ना। बस ये बात का ध्यान रखिएगा कि वी हैव टेकन एन एजम्पशन की जो 12% रेट है ये ऑलरेडी सेमी एनुअल गिवन है। अगर यहाँ पर एनम लिखा होता तो हम इसको 12% पर एनम यानी ईयरली मानकर चलते, तो सेमी एनुअल मेरा ऑटोमेटिकली 6% आ जाता और यहाँ 60 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेशन जो है वो हो जाती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करंट यील्ड ऑन बॉन्ड्स की बात करते हैं। करंट यील्ड ऑन बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि जो बॉन्ड आपके पास है, अगर आप उसको अब परचेज करते हो, है ना, अगर आप उसको करंट मार्केट प्राइस पर परचेज करते हो और आपको कूपन इंटरेस्ट जो रिसीव हो रहा है उस हिसाब से आपके पास कितना रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है। तो फॉर दैट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 है, कूपन इंटरेस्ट रेट 8% है और मार्केट प्राइस आपको 800 दिया हुआ है, करंट यील्ड निकालनी है, तो कूपन इंटरेस्ट चाहिए डिवाइडेड बाय द करंट मार्केट प्राइस। मेरा कूपन इंटरेस्ट 8% ऑफ 1000 आ जाएगा विच वुड बी ₹80, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ से करंट यील्ड निकालने की कोशिश करूँ तो वो जाएगी 80 डिवाइड बाय मार्केट प्राइस कितना है 800, यानी कि मुझे करंटली मार्केट प्राइस के हिसाब से कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो 10% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। नेक्स्ट इज YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी ऑन बॉन्ड, की एक इन्वेस्टर ने जिसने बॉन्ड को खरीदा है, वो इन्वेस्टर अगर इस बॉन्ड को मैच्योरिटी तक संभाल कर रखता है, मैच्योरिटी तक होल्ड कर कर रखता है, तो कितना रेट ऑफ रिटर्न उसे अर्न होगा, वो उसके लिए क्या है, यील्ड टू मैच्योरिटी ऑन बॉन्ड है। द यील्ड टू मैच्योरिटी जो है वो क्या है, एक डिस्काउंट रेट है जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉमिस्ड कैश फ्लोज के बराबर है। फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, एनुअल इंटरेस्ट प्लस फेस वैल्यू जिस पर आप उसको रिडीम करने वाले हो माइनस प्राइस जो उसका मार्केट प्राइस है, डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी एंड अगेन फेस वैल्यू प्लस प्राइस डिवाइडेड बाय 2, आपके पास क्या आ जाएगा, YTM आ जाएगा। बॉन्ड की ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। बॉन्ड की ड्यूरेशन का मतलब है कितने टाइम पीरियड में
आपके बॉन्ड का पैसा रिकवर होने वाला है। मैं मैच्योरिटी पीरियड की बात नहीं कर रही हूँ, ड्यूरेशन की बात कर रही हूँ कि एक ऐसा सेंसिटिविटी एनालिसिस है ये, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जितना पैसा हमने बॉन्ड के ऊपर लगाया था वो कितने टाइम पीरियड में रिकवर हो रहा है, जिसके बाद मुझे कोई भी रिस्क इस बॉन्ड के ऊपर एग्जिस्ट मेरे लिए नहीं करता। ठीक है, तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकालने का। और ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड जो है ड्यूरेशन की कैलकुलेशन पेपर में नहीं आएगी, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी लेंदी प्रोसेस। मैकले ने ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड के बारे में बताया था, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। सो ड्यूरेशन जो है वो हमेशा मेच्योरिटी वैल्यू से, मेच्योरिटी टाइम पीरियड से कम होगी या मेच्योरिटी के बराबर होगी, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है ना। फिर इस पे क्वेश्चन आता है पेपर में, मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। जो भी बॉन्ड की ड्यूरेशन आपको मैकले ड्यूरेशन के हिसाब से मिलेगी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैसे निकलेगी? इट विल बी वो वाली ड्यूरेशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी डिवाइडेड बाय 1 प्लस KD, तो आपके पास मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड आ जाएगी। ड्यूरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं कि ड्यूरेशन हमेशा बॉन्ड की मेच्योरिटी रेट टाइम पीरियड से कम होगी। बॉन्ड की ड्यूरेशन जो है वो मेच्योरिटी के बराबर हो सकती है अगर आपके बॉन्ड्स जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं तो। ठीक है ना। बॉन्ड, परपेचुअल बॉन्ड की जो ड्यूरेशन है वो 1 प्लस आर ओवर आर के बराबर होगी, क्योंकि आर आपका करंट यील्ड ऑन बॉन्ड के बराबर है। जितना बड़ा कूपन पेमेंट होगी आपकी बॉन्ड टर्म टू मेच्योरिटी की, उतना ज़्यादा डिफरेंस होगा बिटवीन टर्म टू मेच्योरिटी एंड ड्यूरेशन। ड्यूरेशन और जो आपका YTM है, यील्ड टू मेच्योरिटी है, हमेशा इन्वर्सली रिलेटेड होंगे। ड्यूरेशन बढ़ेगी YTM कम हो जाएगा, ड्यूरेशन कम होगी YTM बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा कूपन रेट उतना कम ड्यूरेशन बॉन्ड की। और कूपन पेमेंट्स अगर बढ़ जाती है, जैसे आपने सेमी एनुअल इंटरेस्ट लिया, क्वार्टर इंटरेस्ट लिया, तो आपकी फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी वजह से आपका ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाएगा। बॉन्ड की ड्यूरेशन कम हो जाती है जैसे जैसे बॉन्ड मेच्योरिटी के पास आना शुरू होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट बॉन्ड्स जो हमने आज डिस्कस करना था। आप इन टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कीजिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। तो न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज वाले टॉपिक से रिलेटेड आपको मैच करना है, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, शायद नवंबर 25 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो आपको कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। गवर्नमेंट बॉन्ड, कवर्ड बॉन्ड, बियरर बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड। यहाँ दिया हुआ है बॉन्ड इशूड बाय द बैंक्स और इंस्टीट्यूशन बैक्ड बाय अ पूल ऑफ हाई क्वालिटी एसेट्स like mortgage loan serving as collateral, bonds that do not carry the name of the holder, जिसके पास नाम नहीं, वो कौन से bonds? bearer bonds। फिर बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट, तो बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट, बॉन्ड जिनके ऊपर पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं होता, डिफरेंस ही इनकम है, वो उनके लिए क्या होंगे? जीरो कूपन होंगे। तो 3124 इज ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फेस वैल्यू आपको गिवन है 1000, कूपन रेट 10%, मेच्योरिटी 2 इयर्स दी हुई है, रिक्वायर्ड रिटर्न 12% दिया हुआ है। आपको बॉन्ड्स की वैल्यू निकालनी है। बॉन्ड्स की वैल्यू कैसे निकलती है? तो बॉन्ड्स की वैल्यू निकालने के लिए हम देखते हैं इंटरेस्ट। अब यहाँ पर 2 साल हैं, तो इंटरेस्ट कितनी बार पे होगा? 2 बार इंटरेस्ट पे होगा। उसके बाद आप फेस वैल्यू को पे करोगे, है ना। तो आपके पास हो जाएगा इंटरेस्ट 1 प्लस KD पावर 1, फिर इंटरेस्ट 1 प्लस KD पावर 2, एंड यहाँ पर 1 प्लस KD पावर 2 आ जाएगी। KD मीन्स कॉस्ट ऑफ डेट। सॉरी, इंटरेस्ट आपके पास कितना होगा? 1000 का 10%, यानी 100 रुपीज़ इंटरेस्ट होगा। 1 प्लस KD आपके पास कितना आ जाएगा? 1.12, फिर से 100, 1.12 पावर 2, और यहाँ आ जाएगा 1000, 1.12 पावर 2। जब इसकी कैलकुलेशन की गई तो ये आ गया 89.285, दिस इज 79.719 एंड दिस इज 797.19। इन सबको सम अप किया तो कुछ आंसर आ रहा है 966.194, यानी आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, फेस वैल्यू गिवन है, कूपन परसेंटेज में गिवन है, देन आपको मार्केट प्राइस गिवन है, मेच्योरिटी गिवन है। वो बोल रहे करंट यील्ड और YTM का कुछ कंपैरिजन आपको दिया हुआ, तो पहले YTM निकाल लो। YTM का फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला होता है एनुअल इंटरेस्ट प्लस फेस वैल्यू माइनस जो आपका मार्केट प्राइस है, डिवाइड बाय मेच्योरिटी,
Overall, this will be divided by face value plus price divided by 2. ठीक है ना. एनुअल इंटरेस्ट कितना है आपके पास, 100 रुपीज़ आ जाएगा. फेस वैल्यू फिलहाल 1000 है, मार्केट प्राइस 900 रुपये है, डिवाइडेड बाय 1. ओवरऑल डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 900 डिवाइडेड बाय 2. तो हो जाएगा 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 950, यानी 21.05 आपकी YTM आया है. और करंट यील्ड निकाल लेते हैं. करंट यील्ड ऑन बॉन्ड कैसे निकलती है, आप इंटरेस्ट रेट लेते हो 100 आ गया, मार्केट प्राइस लेते हो 900 आ गया, तो 100 डिवाइडेड बाय 900 ये मेरे पास आ रहा है 11.11. तो मेरा YTM करंट यील्ड से ज़्यादा आ रहा है, यानी मेरा ऑप्शन बी करेक्ट आएगा. ठीक है ना. तो आपको दोनों कैलकुलेशन यहाँ करनी पड़ी in order to find out the conclusion. That's how you will solve questions related to bonds. तो अब बात कर लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे. अब ये स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को कैसे अवेल करेंगे, फॉर दैट आपको क्या करना है, आपको अपने ब्राउजर में जाना है, edutap.in सर्च करना है, कोर्सेज सेक्शन में जाना है, JIB कोर्सेज पर क्लिक करना है, एंड यू विल फाइंड ऑल ऑफ द कोर्सेज अवेलेबल फॉर JIB. ठीक है ना. JIB के लिए एडुटैप की तरफ से आपके पास है मास्टर कोर्स अ फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन कोर्स, जहां पर आप सारी तैयारी पक्के वाली एक ही साथ कर सकते हो. तो ये जो मास्टर कोर्स है, यहाँ पर आपको मिलेंगी डिटेल्ड कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, साथ में IIBF की बुक के हिसाब से बनाए गए कंसेप्ट नोट्स मिलेंगे, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेंगे. और इवन ये जो मास्टर कोर्स है ये आपको कंप्लीट भी मिल रहा है, यानी चारों सब्जेक्ट्स का एक साथ, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है. अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इंडिविजुअल या कंबाइंड मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं. इसी मास्टर कोर्स के डेमो कोर्स की बात हमने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में की थी, जो आप 1 रुपये की फी पेमेंट से अवेल कर सकते हो. देन कम्स द लाइव क्रैश कोर्स, जिसका बैच 4 अभी स्टार्ट हुआ है. यहाँ पर आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, तो टीचर्स के साथ लाइव बेसिस पर इंटरैक्ट करते हुए आप अपने सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप कर पाएंगे यूजिंग ओनली 60 क्लासेस. 60 कंसेप्ट क्लासेस में, 60 लाइव क्लासेस में आपका सिलेबस जो है वो कवर अप हो जाएगा. देन आपको यहाँ मिलेंगे कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट. अगर आपको लगता है आपकी तैयारी हो चुकी है और आपको सिर्फ और सिर्फ MCQs प्रैक्टिस करने हैं, तो आप एडुटैप की टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं. IIBF की बुक के हिसाब से, या फिर यू कैन से IIBF के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाए गए यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज भी और फुल लेंथ में. तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जल्दी से जल्दी कोर्स को चूज कीजिए और कोर्स में जल्दी खुद को एनरोल कर अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को जल्दी से जल्दी कवर अप कर लीजिए. डिस्काउंट कूपन को लगाना नहीं भूलेंगे ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए. और एड्यूटैप ऑफर कर रहा है इस टाइम पर फ्रीडम 80 सेल, जहां पर 80% ऑफ मिल रहा है आपको ऑन ऑल द JIB कोर्सेज. तो आप जो है इन कोर्सेज में एनरोल करते टाइम डिस्काउंट कूपन का बेनिफिट ज़रूर उठाइएगा. For any kinds of doubts and queries, you can write down in the comment section below. And for any kind of doubts and queries regarding JIB and CIB, you can call us on 8146207241 or email us on hello@edutap.co.in. We are very happy to help you. हम मिलते हैं अगले लेक्चर में. टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. टेक केयर एंड बाय बाय.